नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार भारतीय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, 12th क्लास की ज्योग्राफी। इसमें 2 बुकें होती हैं आपकी, और 2 बुकों में एक विश्व के संदर्भ में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और एक होता है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, यानी हम कह सकते हैं कि भारत के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था और लोग। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक फर्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए, 12th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले हम ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो कहाँ से आया, उसका अर्थ क्या होता है, किसने दिया, या ज्योग्राफी के जो फादर ऑफ ज्योग्राफी या पिता जो हैं वो कौन कहलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक शब्द है भूगोल। भूगोल शब्द को इंग्लिश में कहा जाता है जियोग्राफी। ये ज्योग्राफी जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, और ये जो शब्द हैं वो शब्द हैं ग्रीक भाषा के। ग्रीक कह लो, यूनानी कह लो, ठीक है। तो ग्रीक या यूनानी भाषा के 2 शब्द हैं, या इसको लैटिन भाषा भी हम कह सकते हैं। तो उसके 2 शब्द हैं, एक का नाम है जियो और दूसरे का नाम है ग्राफोस। जियो का अर्थ इसमें होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का अर्थ इसमें होता है वर्णन करना। तो जो ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ हुआ वो है पृथ्वी का वर्णन करना। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो पृथ्वी का वर्णन करना। ये इसके शाब्दिक अर्थ की बात हो गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो उद्भव है, यानी ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये किसने दिया था। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं। ये ज्योग्राफी जो शब्द है, ये ज्योग्राफी शब्द जो ग्रीक भाषा का है और 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक का हमने देखा कि जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और एक ग्राफोस यानी जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। तो इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। तो अब ये शब्द किसने दिया, तो देखिए, एक यूनान के या ग्रीक के एक विद्वान हुए हैं, उन विद्वानों का नाम है उस विद्वान का नाम है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज एक विद्वान थे, ग्रीक विद्वान थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में सबसे पहले इस ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। इसलिए सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने के कारण इन्हें ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है, या ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। तो देखिए, इनकी पुस्तक जो है उस पुस्तक का नाम है जैस पीरियोडस। जैस पीरियोडस नामक पुस्तक में इन्होंने ज्योग्राफी का सबसे पहले यानी सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसलिए इन्हें ज्योग्राफी का क्या कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जियोग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी इनको कहा जाता है। ग्रीक विद्वान थे, पुस्तक थी जैस पीरियोडस। इसमें सबसे पहले इस ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। तो किस पुस्तक में किया था, इस पुस्तक में जैस पीरियोडस में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ज्योग्राफी शब्द है उस शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे, इरेटोस्थनीज। कहाँ के थे, ग्रीक या यूनान के थे। पुस्तक कौन सी थी, जो जैस पीरियोडस थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी या ज्योग्राफी का या भूगोल का जो पिता है वो किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इसके बाद एक नाम और आता है, वो नाम है हिकेटियस।
तो ये जो हिकेटियस थे, हिकेटियस ने सबसे पहले ज्योग्राफी का अध्ययन किया, यानी भूगोल का अध्ययन किया, इसलिए इनको भी भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, भूगोल का जनक कहा जाता है इनको, हिकेटियस को। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द देने वाले जो थे वो तो थे इरेटोस्थनीज, और जिन्होंने अध्ययन किया वो थे हिकेटियस। ठीक है, इसने तो सिर्फ शब्द दिया था, लेकिन जो अध्ययन करने वाले थे वो थे हिकेटियस। चलिए, इसके बाद ये तो सामान्य जानकारी हो गई कि भाई भूगोल जो है वो क्या है, उद्भव कहाँ से हुआ या इसका अर्थ क्या होता है। तो अब हम आगे जो देखेंगे, भूगोल की दो शाखाएं, ठीक है, भूगोल का जो अध्ययन किया जाता है या ज्योग्राफी का जो अध्ययन किया जाता है वो दो शाखाओं में विभक्त करके, बांट करके किया जाता है। अब वो दो शाखाएं कौन सी हैं? तो दो इसकी प्रमुख शाखाएं या महत्वपूर्ण शाखाएं मानी जाती हैं जिसमें इसको विभाजित किया गया है। एक शाखा तो इसकी देखिए शाखाएं, इसकी जो शाखाएं हैं वो दो शाखाएं हैं मुख्यतः, या मुख्य शाखाएं, मुख्य शाखाओं की बात करें तो एक तो है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी जिसको कहते हैं, और दूसरा है मानव भूगोल। ह्यूमन ज्योग्राफी। तो दो शाखाएं हैं भूगोल का, जो विभाजन किया गया है या जो बांटकर अध्ययन किया जाता है वो दो शाखाओं में बांटकर अध्ययन किया जाता है, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जो होती है उस भूगोल में पृथ्वी के आसपास के पर्यावरण या प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें एक तो हम बात करें तो ये प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाएगा या पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण या वातावरण का अध्ययन किया जाता है। तो पृथ्वी के भौतिक वातावरण, पृथ्वी के भौतिक वातावरण का इसमें अध्ययन किया जाता है। और ये जो बुक चलती है आपकी वो चलती है 11th क्लास में। 11th क्लास में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 11th क्लास में। अब इसमें होता क्या है, यानी किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें देखिए आपके पृथ्वी से संबंधित जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी के जो वायुमंडल है वो कैसा है, ग्रह, नक्षत्र, जलवायु, भौगोलिक प्रदेश, इन सभी का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल में। इसमें नदियाँ भी आपके शामिल की जाती है, तो नदियों का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये तो 11th क्लास में चलती है, इसका अध्ययन आपने 11th क्लास में किया होगा। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मानव भूगोल। तो ये जो शाखा है मानव भूगोल, अभी मानव भूगोल के बारे में डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। तो मानव भूगोल जो है इसमें इस भौतिक पर्यावरण, जो पृथ्वी का भौतिक पर्यावरण है, इसका संबंध मानव से जोड़कर अध्ययन किया जाता है। यानी जो ये भौतिक पर्यावरण है पृथ्वी का, इसका मानव पर क्या प्रभाव पड़ा और मानव ने इस पर क्या प्रभाव डाला, तो उसका अध्ययन जो किया जाता है वो मानव भूगोल में किया जाता है। मानवीय जो क्रियाएं हैं, वो मानवीय मतलब मानव पृथ्वी पर क्या क्या क्रियाएं करता है, उनका सभी का अध्ययन जो किया जाएगा वो मानव भूगोल में किया जाएगा। तो मानव भूगोल की जो केंद्र बिंदु रखा जाता है वो रखा जाता है मानवीय क्रियाकलाप। मानव भूगोल के किसी भी टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे तो वो मानव से अछूता नहीं है। तो मानवीय जो क्रियाकलाप होंगी वो केंद्र में रखकर अध्ययन किया जाएगा मानव भूगोल का, और ये हमारे 12th क्लास में चलती है और जिसका अध्ययन हम आज स्टार्ट करेंगे। तो ये तो सामान्य जानकारी है। दो शाखाएं हैं भूगोल की, महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का अध्ययन 11th क्लास में, ठीक है, और मानव भूगोल का अध्ययन अब हम 12th क्लास में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मानव भूगोल के बारे में। तो ये यहाँ से हमारा टॉपिक। अच्छा, ये शाखाएं भी आपसे पूछ लेता है कि भूगोल की दो मुख्य शाखाओं के नाम बताइए, तो वो आपको लिखना है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। हालांकि इसमें आगे इनकी अलग अलग उपशाखाएं भी आती हैं, तो उन उपशाखाओं का भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भूगोल था। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर हमारी बुक का,
मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, ये फर्स्ट अध्याय है। पहला अध्याय, और इसमें जो अध्ययन करेंगे वो मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे इसमें। इससे पहले अगर हम बात करें तो जो मानव भूगोल जो है उसका अध्ययन जैसे हमने भूगोल की शाखा के रूप में शुरू किया, तो इससे पहले यानी अध्याय की शुरुआत करने से पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि इस अध्याय में हमको पढ़ना क्या क्या है, यानी कौन कौन से टॉपिक इसमें हमको पढ़ने को मिलेंगे। तो एक टॉपिक मानव भूगोल का जो अर्थ है वो इसमें हम देखेंगे। मानव भूगोल का अर्थ के साथ साथ इसमें परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने दी हुई हैं, तो वो परिभाषाएं हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है और परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, परिभाषाओं के बाद मानव भूगोल जो है उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, मानव भूगोल की प्रकृति। फिर इसके बाद मानव भूगोल का जो विचारधाराएं हैं, इसमें 3 विचारधाराएं हमको पढ़नी है मोस्टली। विचारधाराएं कौन सी हैं, तो 3 विचारधाराएं हम देखेंगे, 3 विचारधाराएं। ठीक है, इसके बाद इसमें हम देखेंगे मानव भूगोल के उपक्षेत्र, भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से इसके उपक्षेत्र हैं। और इसके बाद एक पॉइंट हम देखेंगे कि इसमें मानव भूगोल का जो विकास हुआ है वो किस किस क्रम में हुआ है। ठीक है, तो मानव भूगोल का विकास या विकास क्रम कह लीजिए, तो ये पॉइंट हम इसमें चैप्टर में देखने वाले हैं। पहला मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा इसमें देखेंगे, मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो कैसी है वो देखेंगे। फिर उसके बाद 3 विचारधाराएं इसमें आती हैं, वो कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, जैसे सबसे पहले आया निश्चयवाद, फिर संभववाद आया, फिर उसके बाद नव निश्चयवाद आया, तो ये थे क्या। ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद मानव भूगोल के उपक्षेत्र देखेंगे, जैसे 6 उपक्षेत्र हैं तो उनके अंतर्गत भी हम डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद मानव भूगोल का जो विकास क्रम है या विकास कैसे कैसे हुआ, तो उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मानव भूगोल का अर्थ हम देख लेते हैं। देखिए, मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल में हम अगर इसका अर्थ देखते हैं तो क्या देखेंगे, एक तरफ हमारा पर्यावरण है जो हमने भौतिक भूगोल में पढ़ा था, और एक तरफ मानव है। तो मानव और उसके पर्यावरण, जो मानव का पर्यावरण है, मानव और उसके पर्यावरण के मध्य जो संबंध हैं, उन संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। तो मानव भूगोल का जो अर्थ हम लिखेंगे वो अर्थ इस प्रकार से लिख सकते हैं। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये अर्थ हो गया। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है, हमने 2 शाखाएं देखी थी, उनमें से एक शाखा मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव तथा उसके पर्यावरण दोनों के मध्य, मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य
संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी क्या क्या संबंध हैं इन दोनों में, तो उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल। अब यहाँ पर मानव भूगोल से संबंधित यानी मानव भूगोल का जो अध्ययन किया था वो किया था एक विद्वान है, उन विद्वान जर्मनी के एक विद्वान हैं जिनको हम जर्मन विद्वान कहते हैं। इस जर्मन विद्वान का नाम था फ्रेडरिक रैटजेल, तो हम रैटजेल, ठीक है। तो एक जो फ्रेडरिक रैटजेल थे, इन्होंने मानव भूगोल का सर्वप्रथम अध्ययन किया और अध्ययन करने के साथ ही इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। इस पुस्तक का नाम था, यानी रैटजेल ने एक पुस्तक लिखी, मानव भूगोल का अध्ययन रैटजेल ने प्रारंभ किया, यानी सबसे पहले किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी, और इस पुस्तक में उन्होंने एक परिभाषा दी। अब सबसे पहले अध्ययन किया है मानव भूगोल का, इसलिए इनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ये मोस्ट पॉइंट है, मानव भूगोल का जनक, ठीक है। मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है वो फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले अध्ययन किया। पुस्तक कौन सी थी, तो एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये पुस्तक भी पूछी जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, ये एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी या किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक किसकी है, रैटजेल की है। रैटजेल को उसका देश भी याद रखना है कि किस देश से संबंधित थे रैटजेल, तो ये जर्मन विद्वान थे, जर्मनी से संबंधित थे। और रैटजेल ने सर्वप्रथम अध्ययन किया मानव भूगोल का, इसलिए मानव भूगोल का जनक रैटजेल को कहा जाता है। इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक जो थी उसमें क्या परिभाषा दी मानव भूगोल की, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या परिभाषा दी और उस परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो अर्थ हो गया इसका। अर्थ के बाद जो परिभाषा है वो क्या परिभाषा थी इनकी, देखिए। तो इन्होंने कहा मानव भूगोल में मानव समाजों व धरातल के मध्य संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, ये परिभाषा थी रैटजेल की परिभाषा, मानव भूगोल, ठीक है। तो मानव भूगोल मानव समाजों और उसके धरातल के मध्य संश्लेषित, ये शब्द पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया है, जोर दिया है रैटजेल ने। तो ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा है फ्रेडरिक रैटजेल की, ठीक है। ये परिभाषा रैटजेल ने दी है। तो इसने क्या कहा है अपनी परिभाषा में, इसने कहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के मध्य संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। संश्लेषित का मतलब होता है नियमों पर आधारित या वैज्ञानिक जो अध्ययन है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। यानी हम कह सकते हैं कि इसने अपनी परिभाषा में रैटजेल ने संश्लेषण पर सर्वाधिक जोर दिया है। ठीक है, तो ये एक परिभाषा है, ये पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है। देखिए क्या है, समझिए इसको। तो एक तरफ तो है मानव समाज, ठीक है, और एक तरफ है उसका धरातल। अब धरातल की बात करें तो हम शब्द इन्होंने धरातल लिया है, पर्यावरण से संबंधित हम कर सकते हैं। पृथ्वी का जो धरातल है उन दोनों के मध्य, यानी मानव समाज और धरातल के मध्य संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल है। ये किसने कहा है, ये रैटजेल ने कहा है। और ये लाइन भी आपको ध्यान रखनी है नोट के रूप में कि इन्होंने अपनी परिभाषा में किस पर सर्वाधिक, कौन से शब्द पर सर्वाधिक जोर दिया है।
तो वो सर्वाधिक जोर जो दिया है वो संश्लेषण पर या संश्लेषित संबंधों पर जोर दिया है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इस परिभाषा में 3 शब्द जो हैं वो 3 शब्द आपको याद रखने हैं, ठीक है, और उन शब्दों से ही ये परिभाषा बनती है। तो देखिए, एक तरफ तो है मानव समाज, ठीक है, और दूसरी तरफ है धरातल, ठीक है। धरातल की जगह पर्यावरण भी आ सकता है इसमें, तो वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो 2 शब्द हैं, मानव समाज और धरातल, यानी एक तरफ मानव समाज है, एक तरफ कन्फर्म है मानव तो होगा ही होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल की, ठीक है, मानव भूगोल की बात कर रहे हैं, तो मानव भूगोल एक कन्फर्म है, एक तरफ होगा, दूसरी तरफ धरातल। तो जितनी भी परिभाषाएं हम पढ़ेंगे उसमें मानव एक तरफ होगा और उसका संबंध जो है वो दर्शाया जाएगा पृथ्वी से या पृथ्वी के प्राकृतिक तत्वों से। और संबंध जो हैं वो कैसे संबंध बताए हैं इसने, तो वो संबंध बताए हैं संश्लेषित संबंध, ठीक है। तो यहीं से हमारी परिभाषा बन जाती है रेडजेल की। 3 शब्द याद रखने हैं रेडजेल की परिभाषा में, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के मध्य संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। तो इन दोनों के मध्य जो संबंध है वो कैसे संबंध, संश्लेषित संबंध, तो उनका अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल है। तो ये कहा है रेडजेल ने। अब इसके बाद दूसरी एक विद्वान हुई है, यानी रेडजेल की एक शिष्या है जिसका नाम है कुमारी एलन सैंपल, ठीक है। तो एलन सैंपल या कहीं कहीं पर एलन सैंपल भी मिल जाता है नाम इनका। तो ये बेसिकली तो अमेरिका की थी, ठीक है, अमेरिका की भूगोलवेत्ता थी, रेडजेल की शिष्या थी। अब रेडजेल ने जो परिभाषा दी थी उस परिभाषा से थोड़ा सा विस्तृत परिभाषा इन्होंने दी, और अपने शब्दों को किस प्रकार से इन्होंने कहा, तो देखिए, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी व क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो मानव भूगोल की परिभाषा सैंपल के अनुसार क्या है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी, अस्थायी पृथ्वी की अभी बात करेंगे हम कैसे इन्होंने शब्द दिया है, और क्रियाशील मानव। अस्थायी पृथ्वी का मतलब पृथ्वी जो है वो स्थायी रूप से एक जगह स्थित नहीं है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसलिए अस्थायी पृथ्वी को इसमें ऐड किया है शब्द को। और क्रियाशील मानव, क्रियाशील मानव का मतलब मानव का स्वभाव है कि वो कुछ ना कुछ क्रियाएं करता रहता है, तो उन क्रियाओं का संबंध अस्थायी पृथ्वी जो है उस पर कैसे पड़ा या क्या पड़ा। और इन परिवर्तनशील संबंध, ये भी ध्यान रखना है कि रेडजेल जो थे उन्होंने अपनी परिभाषा में एक शब्द लिया या जिस शब्द पर जोर दिया वो था संश्लेषण या संश्लेषित, और सैंपल ने अपनी परिभाषा में जो जोर दिया है वो दिया है परिवर्तनशील। तो यहाँ पर एक नोट के रूप में आप लिख सकते हो कि सैंपल ने अपनी परिभाषा में परिवर्तनशील शब्द पर सर्वाधिक जोर दिया। ठीक है, तो कुमारी एलन सैंपल जो अमेरिका की थी उन्होंने अपनी एक परिभाषा दी, और रेडजेल की शिष्या भी थी है, ठीक है। और रेडजेल की शिष्या होने से ये रेडजेल के विचारों से काफ़ी सहमत भी थी। तो उन्होंने एक परिभाषा दी कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील, ये परिवर्तनशील शब्द आपको ध्यान रखना है ज़्यादा, है ना, परिवर्तनशील संबंधों का
अध्ययन है। सर्वाधिक जोर किस पर दिया, तो वो परिवर्तनशील शब्द पर इन्होंने सर्वाधिक जोर दिया है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे रेड जेल ने किस पर दिया था, संश्लेषण पर दिया था। तो ये परिभाषा है। अब इसको भी हम शॉर्ट रूप में कैसे याद रख सकते हैं, तो इसके लिए भी एक तरीका देख लीजिए। इसमें भी 3 शब्द, वही 3 शब्द हमको याद रखने हैं। एक तरफ क्या है, अस्थायी पृथ्वी है, अस्थायी पृथ्वी, और दूसरी तरफ है क्रियाशील मानव। इन दोनों के मध्य जो संबंध है वो कैसे संबंध है, परिवर्तनशील संबंध। ठीक है, तो इन्होंने जो अस्थायी पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य जो संबंध है उन संबंधों को परिवर्तनशील बताया। क्यों बताया, क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, और चक्कर लगाने से बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। जैसे पृथ्वी की जो गतियां होती हैं, एक परिक्रमण गति, एक परिभ्रमण गति, तो उनके कारण, जैसे परिक्रमण गति के कारण दिन रात बनते हैं, और परिभ्रमण जो गति है उसके कारण, परिभ्रमण जो गति है उसके कारण दिन रात बनते हैं, क्योंकि वो अपने ही ध्रुव पर चक्कर लगाती है। और इन नियमों का इस क्रियाशील मानव पर क्या प्रभाव पड़ा, उन प्रभावों से जो संबंध निकल कर आए हैं, यानी जो परिवर्तन हुआ है, उन परिवर्तनों का अध्ययन ही मानव भूगोल में किया जाता है। यहाँ से एक विद्वान की ये परिभाषा आपको याद रखनी है, और किसने दी और इस पर किस पर सर्वाधिक जोर दिया। तो यहाँ से एक विद्वान और हुए हैं जो फ्रांस के थे, उनकी परिभाषा भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो। तो उस विद्वान का नाम है विडोल डी ला ब्लांस। ठीक है, विडोल डी ला ब्लांस जो फ्रांस के थे, इन्होंने अपनी परिभाषा किस प्रकार से दी, तो देखिए, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के मध्य अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। तो इन्होंने किस प्रकार से मानव भूगोल को परिभाषित किया। विडोल डी ला ब्लांस फ्रांस के विद्वान थे, भूगोलवेता थे, और इन्होंने अपनी एक परिभाषा दी। इस परिभाषा को आपको याद में रखना है कि किसने दी। आगे इनका और हम अध्ययन करेंगे कि विडोल डी ला ब्लांस ने विचारधाराओं में भी इनका योगदान है, एक विचारधारा भी इन्होंने दी। पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम। अब भौतिक नियम पृथ्वी को जो नियंत्रित करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ठीक है, इसकी परिभ्रमण गति है, परिक्रमण गति है, इसका वायुमंडल है, ये सारे भौतिक नियम हैं। इन भौतिक नियमों का और पृथ्वी पर जो निवास करने वाले जीव हैं, इन जीवों के मध्य जो संबंध है, अब संबंध कैसे होंगे कि मध्य ये जो संश्लेषित संबंध, यानी जैसे रेड जेल ने कहा था कि जो संबंध है वो संश्लेषित, ऐसे ही इन्होंने संश्लेषण शब्द को अपनी परिभाषा में यूज किया है, यानी वैज्ञानिक, क्योंकि हम भौतिक नियमों की बात कर रहे हैं और भौतिक नियम वैज्ञानिक होते हैं। तो इन्होंने भी संश्लेषण शब्द को अपनी परिभाषा में यूज किया है। तो ये परिभाषा है जो विडोल डी ला ब्लांस की परिभाषा है। इस पर भी देखिए, एक तरफ मानव पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव, तो एक तरफ तो पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव जिसमें मानव भी आता है, ठीक है, और एक तरफ है पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम। इन दोनों के मध्य से संबंध है संश्लेषित संबंध,
उनसे उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है, ऐसा विडोल ब्लास का कहना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आते हैं, और कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ में बताता चलूँगा, और इनको गौर कीजिएगा और ध्यान से थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जाहिर सी बात है, हमने 3 परिभाषाओं की बात की, और इसके इसके जो अर्थ है उसके बारे में, और भूगोल की जो सामान्य अर्थ है या सामान्य जो उसका अर्थ निकलता है, कहाँ से शब्द आया, इसके बारे में चर्चा की। आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति, 3 विचारधाराएं, और मानव भूगोल का जो विकास है वो किस क्रम में हुआ, कैसे कैसे कौन से समय में हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।